हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ राइनी और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे सिटीजनशिप चैप्टर के बारे में, जो हमारे लक्ष्मीकांत बुक में बहुत अच्छी तरह से कवर किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी सिटीजनशिप के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, क्योंकि अगर हमें इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। When it comes to alien countries also, the role of citizenship plays a very important role because we have two kind of alien countries. One is friendly alien countries and one is enemy alien countries. So जो enemy alien countries हैं उनसे हम जो citizenship, उन लोगों को citizenship हम नहीं देते हैं। तो देखते हैं क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे। Governed by the part 2 of the constitution under article 5 to 11. So आपके article 5 से 11 के बीच में आप देखोगे आपका citizenship chapter constitution of India में discussed है, ठीक है। part 2 of the constitution under article 5 to 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो आपके articles हैं, they are dealing with citizenship in Indian constitution. According to article 5, all the people residing in India at the commencement of the constitutions were citizens of India as well as people born in India. So article 5 हमें बोलता है कि जब हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन आया था ना, उस समय जितने भी लोग हमारे इंडिया में रिसाइड कर रहे थे और सिटीजन थे, वो सारे हमारे इंडियन सिटीजन्स के तौर पे हम उन्हें कंसिडर करते हैं। In 1950 January 26, who all are citizens, all other powers given to the Indian Parliament. So 1950 जनवरी 26 जब हमारा एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन आया था, इसी डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, उस समय जितने भी हमारे सिटीजन्स थे तो वो तो हमारे सिटीजन्स रहेंगे। और हमारा सिटीजनशिप का जो एम्पावरमेंट मिला है कि कौन सिटीजनशिप दे सकता है, तो वो दे सकती है हमारी इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट विल मेक फर्दर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है दैट विल गिव फर्दर रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू द टाइम कि किस तरह से हमारा सिटीजनशिप और भी गेन किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये एक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आपका सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, ये एक्चुअली में हमारा वो एक्ट है जो सबसे मेडन एक्ट है। जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था ना सिटीजनशिप बनाने के लिए, इसी एक्ट से हुआ था, सिटीजनशिप एक्ट 1955। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट आई है आपके 1986 में, 1992 में, 2003, 2005, 2015 एंड 2019 में भी, ठीक है। तो आपकी जो सिटीजनशिप एक्ट है जो 1995 में आई थी, उसके बाद भी हमने देखा है 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 and 2019 also saw the amendment to the Citizenship Act of 1955. देन आगे हम देखते हैं हमारी क्राइटेरिया क्या है। In 1986, amendment restricted citizen by birth to require at least one parent to be of Indian citizen. So 1986 में जो आपका हुआ था अमेंडमेंट, उस अमेंडमेंट में ये बोला गया था कि अगर आपको सिटीजनशिप बाय बर्थ चाहिए तो आपके एक पेरेंट इंडियन पेरेंट होने चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपके पापा मम्मी हैं, ठीक है, आपके पापा बिलोंग करते हैं, उनके पास है इंडियन सिटीजनशिप, लेकिन आपकी मदर के पास नहीं है। तो अगर आपको सिटीजनशिप लेना है बाय बर्थ, 1986 में ये रिक्वायरमेंट आई थी, तो आपके एक पेरेंट को होना होगा इंडियन सिटीजन। In 2003, amendment further restricted aspect by requiring a parent would not be a legal immigrant. अब illegal immigrant नहीं होना चाहिए। 2000 2003 में हमारी ये बात चली कि आपके जो पेरेंट होने चाहिए वो illegal immigrant नहीं होने चाहिए। illegal immigrant अगर आपके पेरेंट हो जाते हैं तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ये कब आया था हमारा रूल? ये हमारा रूल आया है 2003 में। The 2003 amendment also mandated the government of India to construct a national register for citizenship.
सो एक NRC हमारी बात हुई थी कि हमें NRC भी बनाना है। ये कब बात हुई थी? ये भी आपकी 2003 के अमेंडमेंट में ही बात हुई थी कि एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बनाना पड़ेगा हमें, और ये जरूरत है। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। नेक्स्ट वी विल discuss Article 9 of Indian Constitution says that a person who is voluntarily acquired citizen of any other countries is no longer an Indian citizen। अगर आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है, आप गए हो US या UK या कनाडा या जो भी कंट्री, जापान, ठीक है, अफ्रीका, आप जहाँ भी गए हो, आप वहाँ पर बहुत टाइम से रह रहे हो और आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई है और आपने यहाँ की सिटीजनशिप छोड़ दी है, उस केस में आपको यहाँ की सिटीजनशिप से मुक्त कर दिया जाएगा। और ये किस आर्टिकल में कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 9 of the Constitution says that a person who voluntarily requires citizenship of any other country is no longer an Indian citizen. Also, according to the Passport Act, a person has to surrender his or his Indian passport and voter card, and the Indian ID cards must not be used after another country's citizenship obtained. तो एक पासपोर्ट एक्ट है, वो पासपोर्ट एक्ट भी यही कहता है कि जब आपने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप घोषित कर ली है, उसको ले लिया है, व्हेन यू हैव टेकन द सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्रीज, एट दैट टाइम स्टूडेंट्स you will not be able to use Indian passport, Indian voter card, Indian ID cards, ये सब आप यूज नहीं कर सकते। It is a punishable offense if the person fails to surrender to the passport। अगर इंडियन पासपोर्ट आप सरेंडर नहीं करोगे, that is also a आपके punishable offense, you will be get punished because of this। Who are all Indian citizens? एक्चुअल में इंडियन सिटीजन्स हैं कौन? सिटीजन्स एंड एलियंस कौन है? एनिमी एलियंस कौन है? फ्रेंडली एलियंस कौन है? देखिए, हमारे एनिमी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिटीजन्स तो हमारे वो हैं जिनको एक्चुअली सिटीजनशिप मिली हुई है बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, जो बॉर्न हुए हैं, जो 1950 से पहले बॉर्न हुए थे या उनके पेरेंट्स बॉर्न हुए थे यहाँ पे, तो इस तरह से ये देखा गया था। अब एक दो कंट्रीज में हमारी डिवाइडेड है जिनको हम सिटीजनशिप देंगे अगर वो यहाँ पर आके रहते हैं, ठीक है। तो एक एनिमी एलियंस है, एक फ्रेंडली एलियंस है। एनिमी एलियंस वो कंट्रीज है जिनके साथ हमारी वॉर हो चुकी है या जिसके साथ हमारी अभी टसल चल रही है। जैसे अभी हमारे हो गए वो पाकिस्तान एंड चाइना। पाकिस्तान एंड चाइना के साथ हमारे कंटिन्यूसली टसल्स चल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो दे कैन बी कॉल्ड एज एनिमी एलियंस। देन आपके फ्रेंडली एलियंस आर ऑल दोज कंट्रीज जहां पर मैं कभी भी वॉर नहीं हमने किया है और उनके साथ हमारे रिलेशंस भी बहुत स्मूथ चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। सो दे आर आर फ्रेंडली एलियंस। अपार्ट फ्रॉम दैट we will see different articles, ठीक है, अदर आर्टिकल्स जो हमारे सिटीजनशिप को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अदर आर्टिकल्स लाइक योर आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। देन आर्टिकल 16 विल टेल राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। सो आर्टिकल 19 ये कहता है। फिर आपकी जो आर्टिकल है, फिर जो आपके आर्टिकल हैं यहाँ पे, राइट टू वोट इन इलेक्शन टू द लोकसभा, right to vote to the election to the Lok Sabha and state legislative, right to contest for membership of parliament and legislature, and eligibility to hold certain public offices। ये सारे आपको फायदे मिलेंगे अगर आप इंडियन सिटीजन हो। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको आर्टिकल 15 दैट इज राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आपकी मदद करेगा। आर्टिकल 16 आपकी मदद करेगा, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, right to vote in elections, right to contest for membership of parliament, eligibility in public offices, cultural and educational right भी आपको मिलेगा, ठीक है। ये सारे rights आपको मिलेंगे अगर आप इंडियन सिटीजन हो। फिर हम देखते हैं आपके आर्टिकल 15 क्या कहता है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम देखते हैं आर्टिकल 15 क्या कहता है हमारा। So Article 15 under Constitution of India
falls under part 3 that deals with Indian citizens fundamental rights. Article 12 तो 18 it deals with various issues that fall in the right to equality. So right to equality को cater करता है, आपके fundamental rights को cater करता है article 15. ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 बोलता है इट डायरेक्ट्स द स्टेट नॉट टू कंडक्ट एनी एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेन सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस. सो जो हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया है ना, उनको ही हम RRCSP के ग्राउंड्स पे हम उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे. जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको ही हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, लेकिन जो आउटसाइडर्स रहेंगे जो उनको एक्चुअली इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिली है, उनको RRCSP के हिसाब से, मान लीजिए उनका रिलीजन कुछ है, उनका रेस कुछ है, उनका प्लेस ऑफ बर्थ कुछ है, उस हिसाब से उन पर डिस्क्रिमिनेशन होगा जब हम देखेंगे कि उनको राइट्स किस तरह से मिल रहे हैं, किस तरह की इक्वालिटी मिल रही है उनको. ठीक है, ये है हमारा आर्टिकल जो हमें ये कहता है. नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा जो स्लाइड है वो हम देखते हैं. अब हम देखते हैं आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 क्या कहता है. ठीक है, द सेकेंड क्लॉज प्रोवाइड्स हॉरिजॉन्टल डिस्क्रिमिनेशन which indicates not only the state but also other individual as well as cannot discriminate on the basis of. So यहाँ पर ये कहा गया है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. हॉरिजॉन्टल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? दैट इंडिकेट्स नॉट ओनली द स्टेट बट ऑल्सो अदर इंडिविजुअल्स. सिर्फ स्टेट के लिए लागू नहीं है ये जो दूसरे इंडिविजुअल्स हैं, जैसे आपके रेस्टोरेंट्स हो गए और भी ज़्यादा जो आपके इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो गए, वो भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते आपके बीच में व्हेन इट कम्स टू रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स. इस मैटर में वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. अब हम देखते हैं क्लॉज 3 क्या बोलता है आर्टिकल 15 का. Just as the first two clause lay down the rules against discrimination in Article 15, Clause 3 comes across an expectation to the rules put down by the Clause 3 gives the state the power to make special provision for children and women, for example, मैटरनिटी लीव. तो एक अलग तरह का एक्सेप्शन मिला है चिल्ड्रन को और वुमेन को. जैसे वुमेन को हम मैटरनिटी लीव देते हैं, उनको छुट्टी मिल सकती है, उनको जेंडर के बेसिस पे, ठीक है, उनको कुछ हम रिलीफ प्रोवाइड करेंगे. इसे डिस्क्रिमिनेशन तो कता भी नहीं कह सकते हम, कि हम कुछ तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वुमेन को. एक स्पेशल प्रोविजन रहेगा बेनिफिट का जो हम अपने वुमेन और चिल्ड्रन को प्रोवाइड करेंगे. हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं आर्टिकल 15 का क्लॉज 4. The clause is also an exception to Article 15, Clause 1 and 2. It gives the state the power, special provisions promote the interest as well the welfare of those who are social and economically backward. So आपको ये जो SC और STs क्लास हैं, जो OBC क्लास है, ये जो आपका आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 है, वो ये कहना चाहता है कि हमारे जो लोग हैं, जो SC ST के लोग हैं, जो OBC के लोग हैं, हम उनको किसी तरह के रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि उनका वेलफेयर हो सके हमारी सोसाइटी में. सो ये किस में आता है? ये आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में आता है. देन क्लॉज 5 हम देखते हैं. क्लॉज 5 बोलता है towards the state power to make special provision area of giving admissions in educational institutions. जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए गवर्नमेंट की, आपकी IITs, NITs और भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर आपको रिजर्वेशन मिलेगा. ठीक है, प्राइवेट एजुकेशन रिस्पेक्ट ऑफ वेदर दे आर एडेड और अनएडेड बाय स्टेट. ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ तरह के रिजर्वेशंस मिलेंगे जो गवर्नमेंट बताएगी टाइम टू टाइम किनको कितना रिजर्वेशन मिलेगा एजुकेशन सिस्टम में. ये भी एक तरह का एक्सेप्शनल क्लॉज है आपके राइट टू इक्वालिटी पे. जो हमारा जो लास्ट स्लाइड है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आर्टिकल 15 का क्लॉज 6. The sixth clause was added this year that gives the state power to make special provision regarding to economically weaker sections. तो EWS के बारे में आपने रिसेंटली सुना होगा, अभी तो उसको हो गए हैं 1 साल, बट आपने देखा होगा कि EWS का एक सेक्शन आया है और अब आप UPSC में भी EWS के आप बेनिफिट्स ले सकते हो. जितने भी स्टेट एग्जाम्स है उसमें आप EWS के बेनिफिट्स ले सकते हो. ये है आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. Although when you are in a higher caste, but if you are economically weaker, then आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा, आपको रिजर्वेशन मिलेगी. It gives reservation to the economic backward section of the society and will be addition to the existing reservation and capping reservation at maximum
या 10%. सो EWS का जो रिजर्वेशन है वो मैक्सिमम 10% ऑफ द रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन हमारा सिस्टम चल रहा है उसमें, और हम 10% का रिजर्वेशन ऐड करने वाले हैं. वो आपको ये पूरी तरह से जो सिटीजनशिप आपका आर्टिकल है वो समझ में आ गया होगा. आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि राइट टू इक्वालिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ एक्सेप्शनल क्लॉजेस हैं, जो क्लॉजेस भी हमें जानने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हम क्लॉजेस को नहीं जानेंगे तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हमें एक्चुअली अपने सिटीजनशिप को कैसे इंजॉय करना है. हमें अपने सिटीजनशिप को एंजॉय करना है अपने राइट्स और ड्यूटीज़ के साथ. हमारे कुछ प्रिवेंशंस हैं, हमारे कुछ रिजर्वेशंस हैं, हमारे वीकर सेक्शंस हो गए, या हमारे वुमेन और चिल्ड्रन की लॉट हो गई, ये सबको हमें बेनिफिट करते हुए अपने सिटीजनशिप को एंजॉय करना है. सो आई थिंक दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लियर, and we will come for more topics related to UPSC. Till then, stay updated and subscribe to my channel. Thank you.